हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर नए लेक्चर के साथ आपके सामने हैं। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अभी हमारा चैप्टर्स चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उस क्रम में हम 10 लेक्चर अभी तक अपलोड कर चुके हैं। आज 11वां लेक्चर है, जिसमें पिछले 2 लेक्चर डीपीपीवी हम लोग डिस्कस किए थे। 2 डीपीपीवी है, तो आज 11वां लेक्चर है। आप लोग 10 लेक्चर तक पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर आज का लेक्चर देखिएगा, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। एक पॉइंट चार्ज के कारण पढ़े, डिस्क्रीट चार्ज के कारण पढ़े, मल्टीपल चार्ज था लेकिन अलग अलग जगह था। आज जो हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के बारे में। कंटिन्यूअस चार्ज की लगातार चार्ज है, जैसे एक तार है उस पर पूरा शुरू से लेकर अंत तक चार्ज है, एक रिंग है उस पर पूरा चार्ज है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि अगर मान लो अगर आप मान लो कि कोई चार्ज एक पॉइंट पर है, एक पॉइंट पर चार्ज है, तब तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो आपने आसानी से निकाल दिया 1/4πε0 Q/r²। अगर दूरी r है तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर चार्ज इस टाइप का रहता, अगर यह पूरे पर प्लस चार्ज रहता, पूरे पर क्या रहता, प्लस चार्ज, और इस पॉइंट पर अगर आपसे बोलता कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो क्या होगा, इस पॉइंट पर बोलता कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो क्या होगा, समस्या खड़ी हो जाती। क्यों? क्योंकि अगर आपको डिस्टेंस लेना पड़ता तो यहां से लेते कि यहां से लेते। समस्या ये है कि हम यहाँ से डिस्टेंस ले कि यहाँ से डिस्टेंस ले, क्योंकि इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ वाले के कारण अलग, यहाँ वाले के कारण अलग, यहाँ वाले के कारण अलग, और यहाँ वाले के कारण अलग चार्ज होगा। तो जब भी ऐसा लगे कि अरे हम एक डिस्टेंस नहीं ले पा रहे हैं, मतलब चार्ज इज लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट एंड द लोकेशन इज कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि जैसे एक होता R1 एक होता R2 फिक्स होता तो हम अलग अलग निकाल लेते, बट यहाँ कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने का मतलब कि R से कितना ज़्यादा, बहुत थोड़ा ज़्यादा, मतलब एकदम थोड़ा ज़्यादा, उसके बाद एकदम थोड़ा ज़्यादा, यानी हल्का हल्का डिस्टेंस बढ़ रहा है। R1 और R2 के बीच में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है डिस्टेंस का, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सीधे यहाँ चार्ज लोकेटेड रहता है, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, तो आसान होता। फिर यहाँ से दूरी R1, यहाँ से R2, यहाँ से R3, यहाँ से R4, यानी 4 बार जोड़ना पड़ता, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है इसमें। चार्ज पॉइंट अगर खोजोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज पॉइंट है, कहाँ से डिस्टेंस लोगे, मुश्किल है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इंटीग्रल मेथड का यूज करते हैं। इसीलिए इंटीग्रल मेथड बना ही है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए, उसके इफेक्ट को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, जो कंटिन्यूअस चीज को भी जोड़ सकता है, जो थोड़े थोड़े दूरी का मात्र जिसमें अंतर हो, ऐसे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ने में हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। और उसका यूज कैसे करते हैं कि आप एक साथ दिमाग में सेट कर लो कि अगर आप एक दूरी नहीं ले पा रहे हो तो आप एक साथ पूरे चार्ज के बारे में मत सोचो, एक साथ पूरे चार्ज के बारे में मत सोचो। आप क्या करो, एक चार्ज का छोटा सा एलिमेंट ले लो, चार्ज का क्या करो, छोटा सा एलिमेंट ले लो। जैसे कि अगर हम यह छोटा सा एलिमेंट हम सिर्फ यहीं पर लेंगे, बाकी चार्ज को हम भूल गए, बाकी चार्ज को हम क्या किए, भूल गए। अब इस छोटा सा एलिमेंट डीएल लेंथ का ले लिए, तो डीएल लेंथ का ले लिए तो इस पर जो चार्ज होगा उस चार्ज को हमको निकालना पड़ेगा dq। वह चार्ज निकालने का भी तरीका सिखाएंगे। तो यहाँ का चार्ज इस पर छोटा सा चार्ज होगा, कितना होगा, dq चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज। सिर्फ इस dq के कारण हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि p पॉइंट पर कितना होगा। तो dq कितना, अगर ये dx है, यहाँ x दूरी पर मान ले, कितना दूरी पर यह है, यहाँ से यह x दूरी पर है, बस हो गया, काम खत्म। तो इसके कारण जो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे dE। तो dE बराबर हम लिखेंगे 1/4πε0 dq/x²। यह छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। आज का टॉपिक में आप लिख के इस चीज को लिखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जितना भी एलिमेंट होगा सबके कारण डायरेक्शन एक ही है। ध्यान देना, इंटीग्रेशन एक स्केलर एडिशन है, इंटीग्रेशन में जुटता है, ये हम लोग सब जानते हैं कि छोटे छोटे चीज़ को जोड़ना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। लेकिन दैट इंटीग्रेशन जो है दैट इज स्केलर समेशन, स्केलर एडिशन, यह स्केलर एडिशन है। तो यानी अगर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सीधे क्या करना है, जोड़ देना है। क्योंकि हम जानते हैं कि सारा वेक्टर अगर एक ही दिशा में हो तो टोटल वेक्टर क्या हो जाता है, सिंपल जोड़ हो जाता है। जैसे 5 न्यूटन 10 न्यूटन दो फोर्स 5 और 10 एक ही दिशा में लग रहा है तो टोटल फोर्स 5 जोड़ 10 सीधे 15 हो गया। लेकिन अगर डायरेक्शन बदल गया तो तब ये 15 नहीं होगा, पक्का है 15 से कम ही होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब जो इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो डी क्या हो जाएगा, डी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डी का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और यह क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट है dq अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ लेना पड़ेगा x का वैल्यू कहाँ से कहाँ, अगर यहाँ से दूरी r1 है और यह दूरी r2 है तो x का छोटा से छोटा वैल्यू जो होगा वह r1 होगा और x का ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ा वैल्यू होगा वह r2 होगा। तो r1 और r2 के बीच में ही x का वैल्यू चेंज करेगा। अब dq निकालने का तरीका हम लोग को सीखना है कि dq कैसे कैसे निकलेगा। उसके लिए हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे पहले। क्लियर? इस बात को पहले नोट कर लो, उसके बाद यहाँ ऐसे नोट्स में है सब। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अब दिमाग में आप सेट कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको सिर्फ ये अप्लाई करना है। तो यहाँ dq निकालना ही अब हमारे लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट रह गया है। dq निकाल लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करना हमको पड़ेगा। तो दिमाग में इतना ही रखना है, आगे आपको इंटीग्रेशन सीख के रखना है। तो देख लो, पहला होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर यानी लीनियर फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यह कब अप्लीकेबल है, जब आपका चार्ज जो है किसी लाइन पर है, किसी स्ट्रेट लाइन में है, किसी स्ट्रेट लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक वायर पर है या जिस पर है। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है, लेंथ। उसमें एरिया की बात हम नहीं करेंगे, वॉल्यूम की बात हम नहीं करेंगे। वहाँ चार्ज जो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द लेंथ। ऐसे केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी इसमें हम डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको लैम्डा से डिफाइन करते हैं। लैम्डा क्या होता है, dq/dl, यानी कूलम्ब पर मीटर, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और हो जाएगा कि dq बराबर हो जाएगा लैम्डा dl। तो टोटल चार्ज अगर निकालना हो, dq बस इतना, टोटल चार्ज निकालने की ज़रूरत आपको होगी नहीं। अगर निकालना पड़े तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल q आपका जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl, और लिमिट जो होगा सो होगा। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादातर जो केस रहता है कि यूनिफॉर्म अगर दिया हुआ है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म का मतलब कि लैम्डा हर जगह सेम है। यूनिफॉर्म का मतलब लैम्डा इज सेम एवरीवेयर, एवरीवेयर यानी कांस्टेंट है। तो यहाँ Q बराबर सीधा हो जाएगा लैम्डा गुने L, टोटल लेंथ, या लैम्डा बराबर ऐसा हो जाएगा टोटल चार्ज बटा टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बटा टोटल लेंथ। तो यह कहलाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो एलिमेंट लेते हैं हम dl लेते हैं, एक छोटा सा लेंथ लेते हैं। यहाँ एलिमेंट क्या लेंगे, dl लेंगे। यह अप्लीकेबल हो जाएगा लाइन चार्ज में। चाहिए एक रिंग है तो रिंग में तो सिर्फ लेंथ, सिर्फ क्या है, चार्ज जो रहेगा अलोंग द लेंथ रहेगा, पूरे एरिया में चार्ज नहीं रहेगा। डिस्क है तो पूरे एरिया में रहेगा। तो दूसरा आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम उतना नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे आते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगला क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यह तब अप्लीकेबल है जब चार्ज पूरे सरफेस में फैला हुआ हो। क्या हो, पूरे सरफेस में। जैसे यह ब्लैक बोर्ड है तो यहाँ चार्ज एक सरफेस पर होगा, यहाँ वॉल्यूम का अब कोई मतलब नहीं बनता है, यह एक प्लेन है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस प्लेन में अप्लीकेबल होगा कि जहाँ सिर्फ एक प्लेन में चार्ज क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा बराबर हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी एस। डी एस क्या हो गया, डी एस हो गया एरिया, एरिया एलिमेंट। या ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी ए, एरिया। और यहां से डी क्यू बराबर सिग्मा गुने डी ए। तो यहां पे मुख्य रूप से एरिया निकालना ही हमको डी ए निकालना सीखना पड़ता है। सिग्मा क्वेश्चन में दिया रहेगा डी ए कैसे निकाले, तो डी ए के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, वही ज़्यादा यूज होता है। कि जब दो तरह का केस ले लेते हैं, एक डिस्क। अगर डिस्क में बात देखी जाए तो डिस्क में जब भी एलिमेंट लेना होगा तो आप क्या करना, एक्स दूरी पर एक्स दूरी पर dx विड्थ का, कितने विड्थ का, dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लोगे। x दूरी पर dx विड्थ का एलिमेंट लोगे और सिर्फ इस एलिमेंट, पूरे लेंथ पर नहीं, पूरे एरिया पर चार्ज निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज क्या है, पूरे एरिया में फैला हुआ है। यह डिस्क है तो पूरे एरिया में चार्ज है, तो आपको इस छोटा सा एलिमेंट का लेंथ नहीं बल्कि एरिया की ज़रूरत है। तो एरिया क्या हो जाएगा, इस केस में आपको अगर एरिया लिखना हो डी तो एरिया हो जाएगा इसका लेंथ प्लस इसका चौड़ाई। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 2πx लेंथ और dx उसकी चौड़ाई। इस वाले केस का यही होगा। ध्यान देना, डिस्क में जब भी एलिमेंट लेना हो, इस टाइप का एलिमेंट लेना, एक रिंग लेना छोटा सा, और उसका छोटा सा एरिया जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, उसका लेंथ गुने उसकी चौड़ाई, जिसको आप dx माने हो। फिर दूसरा आएगा इसी में इस टाइप का एग्जाम्पल कि अगर कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर हो, जैसे यह रेक्टेंगल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल में जब हम एलिमेंट लेंगे तो एलिमेंट हम क्या करेंगे, यहाँ से x दूरी पर dx एलिमेंट लेंगे। अगर इसका यह ब्रेथ b है और यह क्या है, लेंथ l है, तो इसका एरिया जो लिखोगे इस वाले केस का dA एरिया, वह कितना हो जाएगा, सिर्फ इस एलिमेंट का देखना है। तो इस एलिमेंट की लंबाई कितनी हो गई, b के बराबर, और चौड़ाई dx, तो यह हो जाएगा b गुने dx। यह आपका एरिया वेक्टर हो गया, यह एरिया एलिमेंट हो गया। यह क्या हो गया, एरिया एलिमेंट। तो इस तरह से एरिया एलिमेंट निकालना पड़ता है। एरिया एलिमेंट के लिए आपको एक लेंथ चूज करना पड़ता है, एक लेंथ फिक्स होता है और dx विड्थ आपको चूज करना पड़ता है। तो यही x दूरी पर हम फिक्स किए, तो यह एक लेंथ हो गया 2πx और साथ में एक छोटा सा विड्थ, ठीक है। लेंथ वाले में कोई दिक्कत ही नहीं, लेंथ वाले में सीधे एक लाइन है, इस केस में भी एक डायग्राम ड्रॉ कर लो। यहाँ क्या होगा इस केस में कि एक लाइन है, सिर्फ उस पर क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे dx का। या एक रिंग है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे लेंगे, यहाँ डी थीटा करके एलिमेंट लेते हैं, यह डी थीटा, और यहाँ यह हो जाएगा dx। अगर रेडियस r है तो कई बार यह यूज हो जाता है कि dx बराबर जो होगा r d थीटा, यह ऐसा भी कई बार रिंग केस में यूज होगा। इसको भी नोट डाउन कर लो कि अगर यह रिंग है तो छोटा सा एलिमेंट यहाँ लोगे तो यहाँ एंगुलर फॉर्म में लेना, तो डी थीटा, और यहाँ जो लेंथ आएगा वास्तव में वह dx होगा। तो हम जानते हैं आर्क लेंथ बटा रेडियस होता है एंगल, तो डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, dx अपॉन r। तो dx बराबर r d थीटा। तो यह 2 पॉइंट इसमें और यह 2 इसमें लिख लेना, यह इंपॉर्टेंट है। इस अच्छे लेवल्स के न्यूमेरिकल्स के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि पूरे वॉल्यूम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे मेटल वेटल के केस में चार्ज सिर्फ सरफेस पर रहता है तो वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ही अप्लीकेबल है। लेकिन अगर इंसुलेटेड
सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो वहाँ चार्ज पूरे स्फीयर में हो सकता है। नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग रहेगा तो सारा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है ना। कंडक्टिंग में सारा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में सारा चार्ज जो है वो चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो अब यहाँ पर आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीसरा आ जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से जनरली दिखाते हैं। रो बराबर हो जाएगा dq अपॉन dv, चार्ज पर यूनिट। इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। उसमें यूनिट लिख लेना सरफेस वाले में कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस वाले का क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर भी dq बराबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा रो गुने dv। तो अब यहाँ dv निकालना एक इम्पॉर्टेंट होता है कि वॉल्यूम एलिमेंट हम कैसे ले, हाउ टू टेक वॉल्यूम एलिमेंट। तो इसका एग्जांपल्स हम इस टाइप से लेंगे। इसमें आपको ज़्यादातर यही केस आता ही है, सॉलिड स्फीयर। क्या आता है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में पूरे वॉल्यूम में रहता है। तो सॉलिड स्फीयर का अगर हम केस ले लें, जो कि मोस्ट कॉमन केस यही है, यह पूरा सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर में आप क्या करोगे, x दूरी पर एक एलिमेंट लोगे ऐसा dx विड्थ का। कितने विड्थ का, ये इसकी मोटाई जो है dx है, इसकी मोटाई dx है। तो अब इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, इसका क्या है वॉल्यूम। ये जो एलिमेंट चूज किया इसका वॉल्यूम मतलब क्या होता है, एरिया गुने उसकी मोटाई, एरिया गुने उसकी मोटाई। जैसे अगर यह इसका एरिया है, एरिया में इसकी मोटाई से गुना कर दोगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। उसी प्रकार इस छोटा सा एलिमेंट का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो इसका सरफेस एरिया गुने इसका विड्थ मोटाई। तो यह क्या हो जाएगा, इस केस में dv बराबर आपका हो जाएगा इसका एरिया क्या हो जाएगा 4πx², जो कि सरफेस एरिया होता है वॉल्यूम स्फीयर का, 4πx² गुने dx, 4πx² गुने dx, यह हो जाएगा आपको dv। डन। इसी प्रकार इसके अलावा तो आता नहीं है शायद, लेकिन अगर कभी आ जाए, जैसे एक सॉलिड कोन अगर दे दें और वहाँ मन करे कि नहीं हमको dv एलिमेंट लेना है, dv एलिमेंट अगर आपको लेना है सॉलिड वाले में, हाँ, तो उसमें मन बेटर होता है कि आप वर्टेक्स से लो, वर्टेक्स से x दूरी पर dx विड्थ का एलिमेंट ले लो। कितने विड्थ का, dx विड्थ का, ठीक है। तो अब इसका एरिया, तो ये देखो इसमें से छोटा सा विड्थ काटोगे तो एक डिस्क जैसा निकलेगा जिसकी मोटाई dx होगी और रेडियस इस r के बराबर होगा। तो अगर इसका यह थीटा मालूम हो, यह थीटा क्या हो मालूम हो, यानी टोटल हाइट और टोटल रेडियस इसका मालूम हो, तो यह r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गौर से देखो, tan थीटा बराबर हो जाएगा कैपिटल R अपॉन h पर रेडियस अपॉन यह हाइट ऑफ कोन, इसका यूज पड़ता है कभी कभी। और यही बराबर हो जाएगा इस छोटे से कोन में देखो तो यह हो जाएगा r बटा x। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा r/h इंटू x, यह tan थीटा हो गया। तो अब इसका वॉल्यूम अगर देखना हो dv अगर देखना हो तो इसका एरिया गुने मोटाई। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, यह तो एक डिस्क कटेगा, गाजर में से काटते हो ना बीच में से, तो कैसा होगा छोटा छोटा डिस्क निकलता है, तो क्या हो जाएगा πr² इंटू dx, यानी dv बराबर आपका हो जाएगा πr² की जगह r² अपॉन h² गुने x² dx। तो अब इंटीग्रेशन में इसको पुट कर देंगे, हो जाएगा, यह πr² h² कांस्टेंट रहेगा, x² dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और भी कुछ एलिमेंट रहेगा तो सब मिल के काम करेगा। तो इस तरह से हम वॉल्यूम एलिमेंट का चयन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक इसका एग्जांपल्स देखेंगे कि आखिर ठीक है इतना पढ़े हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिएगा ये कैलकुलेशन थोड़ा इंटीग्रेशन है, स्वाभाविक है कि
थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन अगर आपका इंटीग्रेशन पे कमांड है तो भले वो लेंदी हो लेकिन आपको कठिन नहीं लगेगा। हाँ, इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन पर आपका कमांड नहीं है, तो यू विल फील लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। तो इसीलिए आप इंटीग्रेशन को बस दिमाग में लेके चलो, और मैथ के स्टूडेंट को तो इंटीग्रेशन अच्छा होना ही चाहिए। 12th पूरा 40 से ऊपर नंबर कैलकुलस ही है और उसमें मोस्टली इंटीग्रेशन ही है। चलिए आ जाते हैं हम यहाँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन में है, इसलिए सिलेबस में आ सकता है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इसको कूलम्स लॉ से, जैसे जो लॉ अभी हम पढ़े हैं, जो तरीका हम अपनाएंगे, यह कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे गॉस लॉ भी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का, वो आसान होता है, लेकिन फिलहाल हमको कूलम्स लॉ से ही निकालना है। तो इस लॉ से हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसका देखो डेरिवेशन कैसे होगा कि हम मान लिए एक लाइन चार्ज है इनफाइनाइट, पूरे पर प्लस चार्ज है, पूरे पर क्या है? प्लस चार्ज। यूनिफॉर्म है, क्या है? यूनिफॉर्म। तो यहां हम मान लेते हैं लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हम मान लिए, और यहाँ से किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो पॉइंट R दूरी पर है। कितने दूरी पर है? R दूरी पर है। तो ये तो इस पॉइंट से ना R दूरी पर है, यहाँ वाले चार्ज के कारण अलग दूरी, यहाँ वाले चार्ज के कारण अलग दूरी, यहाँ वाले चार्ज के कारण अलग, इधर वाले के कारण अलग, इधर वाले के कारण अलग। तो हम पहले ही बोले थे कि जब हर चार्ज से दूरी अलग अलग हो, आपको एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा चार्ज का और उसको इंटीग्रेट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। देखते हैं, सीखते हैं कैसे करेंगे, पूरा सीखने वाला चीज़ है, ध्यान से देखना। यहां से क्या करेंगे हम, मान लो यहां से L दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dl, छोटा सा एलिमेंट ले लिए dl, ठीक है। और सिर्फ इस एलिमेंट के कारण ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, पूरे के कारण नहीं। सिर्फ इस O पॉइंट से P पॉइंट पर एक एलिमेंट लिए हैं dl विड्थ का, और इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं कितना होगा। तो यह एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधर होगा, रिपेल करेगा, तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका छोटा सा एलिमेंट के कारण है, इसलिए इसको हम d बोलेंगे, और इस डिस्टेंस को हम x बोलेंगे, और x बराबर क्या होगा? √L² प्लस R², पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस है, √L² प्लस R², और इस एंगल को हम बोल देते हैं थीटा। तो यह भी क्या हो जाएगा? थीटा। कोई दिक्कत? अब यहां देखना क्या है, इतना ही एंगल पर अगर इधर एलिमेंट लो, इतना ही एंगल पर अगर इधर एलिमेंट लो, ठीक है, इधर भी अगर थीटा पर एलिमेंट लेते हैं हम, उतना ही चार्ज का dl विड्थ का, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि नहीं होगा? और यह भी क्या होगा? थीटा। गौर से देखना, d cos थीटा और इसका d cos थीटा आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा, लेकिन d sin थीटा और इसका d sin थीटा एक का ऊपर हो जाएगा, दूसरे का नीचे, कैंसिल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि बराबर बराबर एंगल पर जो एलिमेंट ले रहे हैं, उधर भी और इधर भी, तो उधर वाले का इधर वाले का साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, कॉस थीटा ही आपस में ऐड हो रहा है। पिछला वाला जो केस बताए थे तो उसमें क्या था कि सब एक दिशा में था तो आप जोड़ते चले जाते, लेकिन इस केस में सब एक दिशा में नहीं है, अलग अलग दिशा है, तो अलग अलग दिशा है तो आप नहीं जोड़ पाओगे, सीधे इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। डी का कॉस थीटा ही सिर्फ जुड़ेगा, डी का साइन थीटा इधर, साइन थीटा इसका इधर, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पहले आपको लिखना पड़ेगा कि डी क्या होगा, तो d बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन
यानी यहाँ का चार्ज अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर और अच्छे से बढ़ाया जाए तो मालूम चलेगा कि यह d जो आया है, यह d बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी क्यू। यह चार्ज कितना होगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और लेंथ है dl, तो लैम्डा गुने dl जो कि हम लोग पढ़े थे। डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा गुने dl, जहाँ सिर्फ चार्ज एक लाइन में हो। चार्ज पर यूनिट लेंथ है गुने लेंथ, यह दे देगा डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिंस क्या है, सिंस ओनली डी कॉस थीटा एड अप and d sin theta gets cancelled by the element of opposite side, element of opposite side of O point, है ना। सिंस ओनली डी कॉस थीटा एड अप एंड डी साइन थीटा गेट्स कैंसिल्ड बाय द एलिमेंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ओ, इस साइड के जस्ट अपोजिट में अगर वही एलिमेंट लिया जाए तो डी कॉस थीटा ही ऐड हो रहा है, डी साइन थीटा क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह आपको सिर्फ डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा, सीधे टोटल डी का इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि सारा डी आपस में नहीं जुड़ रहा है, डी का पूरा पूरा कंपोनेंट आपस में नहीं जुड़ रहा है, सिर्फ डी का कॉस थीटा ही आपस में ऐड हो रहा है। तो यह देखना पड़ेगा, इसीलिए इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डी कॉस थीटा। टोटल इंटीग्रेशन क्या होगा, डी कॉस थीटा बस। तो अब डी की जगह पे आपको रखना पड़ेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ देखना है कि दो तरह का वेरिएबल है, एल अगर चेंज कर रहा है तो एल भी बदल रहा है, थीटा भी बदल रहा है, तो दो वेरिएबल एक साथ रह के इंटीग्रेशन करना कठिन काम है। या तो सबको एल के टर्म में लिखो या सबको थीटा के टर्म में लिखो, सबको एल के टर्म में लिखो या सबको थीटा के टर्म में लिखो। तो सबको थीटा के टर्म में लिखना ज़्यादा ईजी हो जाता है, सबको थीटा के टर्म में लिखना क्या होता है, ज़्यादा इजी हो जाता है। लेकिन फिर भी अभी हम फिलहाल लिख रहे हैं कॉस थीटा बराबर क्या लिखे, बेस अपॉन, सबको थीटा के टर्म में लिखना ज़्यादा बेटर होगा, तो थीटा के टर्म में हम लिखेंगे। चलो थीटा के टर्म में हम लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को थीटा के टर्म में हम लिखना चाहते हैं। कैसे लिखें, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो हाइपोटेनस है और हम चाहते हैं कि सिर्फ एक वेरिएबल है थीटा, यानी एल हट जाए, सिर्फ आर और थीटा बचे। क्यों, क्योंकि आर कांस्टेंट है। तो अगर आप ऐसा यूज कर, तो अगर हम यहाँ ले ले कि tan थीटा क्या होगा, तो पुट tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी L/R। tan थीटा क्या हो जाएगा, L/R। तो यहाँ से आ जाएगा L बराबर R tan थीटा, L बराबर R tan थीटा एंड dl बराबर जो हो जाएगा, यानी दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, dl बराबर r tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन, r तो कांस्टेंट है, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा। तो यह हो जाएगा l बराबर, अगर r tan थीटा है तो dl बराबर हो जाएगा r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कि अगर डी थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते तो यह सेक स्क्वायर थीटा होता और dl के रिस्पेक्ट में एक करते तो यह 1 होता। तो 1 गुने dl बराबर r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बस एक यह वैल्यू पुट करना पड़ेगा ऊपर में, एंड दूसरा इसको भी हटाना है, dl तो ऊपर का हट गया, नीचे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हटाना है। तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो दूसरा ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा। आप ध्यान देना 12th में इंटीग्रेशन का अच्छा खासा यूज है फिजिक्स में भी।
लेकिन इसी टाइप का इंटीग्रेशन आपको बार बार मिलेगा फिजिक्स में। पुट करना पड़ेगा tan थीटा का, उससे dl निकालना पड़ेगा और एक फिर उसको रिप्लेस करके थीटा के टर्म में। तो अब है कि dl की जगह पर इसको पुट कर देंगे, IL² प्लस R² की जगह इसको पुट करेंगे तो हमारा L का टर्म ही खत्म हो जाएगा। और हम चाह रहे थे कि L और थीटा में से कोई एक खत्म हो जाए। इतना तक क्लियर है? तो उसके बाद ये ही दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इंटीग्रेशन बहुत आसान है। अब हम इसको मिटाते हैं, पिक्चर आपके दिमाग में है, अब इसको हम मिटाते हैं। तो इसको हम आगे बढ़ें, बोर्ड छोटा है कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक बार में व्यू अच्छा आ रहा है ना, लॉकडाउन में इतना कर पा रहे हैं। अगला है E बराबर हो गया है अब 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। दोनों को हम पुट कर रहे हैं उसमें, लैम्डा dl की जगह पर r sec² थीटा d थीटा गुने बटा में L² प्लस R² की जगह R² sec² थीटा और इधर गुना में है cos थीटा। देखो कितना मज़ेदार है, sec² थीटा से sec² थीटा आपस में क्या हो गया, कट जाएगा। sec² थीटा से sec² थीटा आपस में कट जाएगा। तो आपके पास यहाँ बच गया E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लैम्डा, एक R से एक R कट जाएगा, sec² से sec² थीटा कट गया, तो यहाँ हो गया cos थीटा d थीटा अपॉन r। इसी का इंटीग्रेशन करना है, इसी का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, तो आप गौर से देखना उस फोटो में कि अगर आप इनफाइनाइट तक जाओगे, ऐसे था ये वाला एंगल थीटा था, तो इनफाइनाइट तक जाओगे तो थीटा बढ़ते 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 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इधर पीछे की ओर जाओगे तो थीटा बढ़ते 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 -90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी आपका इंटीग्रेशन का लिमिट जो हो जाएगा -π/2 से +π/2 तक। बस हो गया, काम खत्म। वो इंटीग्रेशन में अब कहाँ कोई दम रहा। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लैम्डा कांस्टेंट, r कांस्टेंट बाहर, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ -π/2 से π/2। वैल्यू रख दो, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r sin π/2 माइनस साइन -π/2। तो कितना हो जाएगा, साइन π/2 भी 1 होता है और साइन -π/2 -1 होता है, तो माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r 1 -1, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। ये याद रखना हम ज़्यादा इजी समझते हैं। कई लोग 2 से इसको काट लेते हैं, लेकिन हम काटना अच्छा नहीं समझते। क्यों? क्योंकि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमको मालूम है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के कूलम्ब स्क्वायर। तो क्यों हम इसको जाए छेड़खानी करने जब ये हमारे पास नोन डेटा है। तो यहाँ 2 लैम्डा अपॉन r, यही फार्मूला हमको ध्यान रखना है। तो इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। r इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज। जब तक इस डेरिवेशन को आप खुद से नहीं करोगे नहीं समझोगे। आप इसको खुद से 1-2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक इंटीग्रेशन हुआ लाइन चार्ज के कारण। फिर एक और देखते हैं, और दोनों इंटीग्रेशन को आप लोग बनाइएगा, 2-2 बार लिखिएगा, तब जाके वह आपका अपना होगा। जब तक आप सिर्फ मेरा सुनोगे वो मेरा ही रहेगा, जब तक आप उसको खुद नहीं लिखोगे तब तक वो आपका नहीं होगा। इसलिए लिखो, बार बार लिखो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार वो अपना होगा। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं एट इट्स एक्सिस, एट इट्स एक्सिस। तो अब देखो गौर से,
यह एक रिंग है, इससे एक्सिस पर यानी r दूरी के इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पूरे पर हम मान लेते हैं प्लस चार्ज है। ठीक है, प्लस चार्ज। अब यहां पे क्या होगा, आपको एक एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। तो वही हम एक एलिमेंट चूज करते हैं। यह इसका कैपिटल R हो गया, इसका रेडियस। यहाँ पे मान लो एक छोटा सा एलिमेंट हम चूज किए dl लेंथ का। कितना? dl लेंथ का। इस पॉइंट से इसका दूरी जो हो जाएगा √r² प्लस स्मॉल r², यह दूरी हो जाएगा। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर होगा d, यह जो एंगल बनेगा थीटा। उसी प्रकार अगर यहाँ एलिमेंट लेते हो तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगा और यह भी एंगल होगा थीटा। तो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि डी का कॉस थीटा ही आपस में जुड़ेगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। डी का साइन थीटा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पहले उसी प्रकार जैसे पिछले केस में किए थे, फिर इसको गौर से देखते जाना है। डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर हमारा हो गया 1/4πε0 dq अपॉन, ये दूरी x है तो x²। वैल्यू पुट करोगे तो d बराबर हो जाएगा 1/4πε0 dq की जगह लैम्डा dl अपॉन x² की जगह r² प्लस स्मॉल r²। या बेटर है कि इसको x मानो, बेटर रहता है। रुको, इसको x मानते हैं और यह r मानते हैं। यह r², यहाँ हो जाएगा r² प्लस x², नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है दोनों में। r² प्लस x², यह हो गया DE। अब यहाँ गौर से देखने वाली बात है, देखो अगर यह कोई एक रिंग है तो रिंग से कोई भी एक रिंग होता है, एक्सिस का हर एक पॉइंट बराबर बराबर दूरी पर ही होता है। आपके हाथ में अगर बल्ला होगा तो आप देख सकते हो, जैसे अगर हम घड़ी से ही दिखाएं तो यह घड़ी एक रिंग की तरह है। इसके एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हो तो यहाँ से इसकी दूरी या यहाँ से इसकी दूरी या यहाँ से इसकी दूरी, हर सरकमफ्रेंस के हर एक पॉइंट से उसके एक्सिस की दूरी क्या होती है? बराबर। और यह एंगल भी बराबर बनता है। जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस एकदम बीचों बीच होता है। तो एक्सिस पर यह थीटा भी जो बनेगा हर पॉइंट पर, एलिमेंट यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, हर जगह के चार्ज के कारण सेम थीटा होगा, हर जगह के चार्ज के कारण सेम आर का वैल्यू होगा, स्मॉल आर। तो इसका मतलब है कि लैम्डा आर यह सब क्या है? कांस्टेंट चीज़ है। यह क्या है? कांस्टेंट चीज़ है। एक्स भी आपका एक कांस्टेंट है, एक्सिस से दूरी कांस्टेंट है। तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, यह जो है डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है, डी कॉस थीटा का। और कॉस थीटा भी हम देख रहे हैं कि क्या है? कांस्टेंट है। तो देखो वैल्यू यहाँ पुट करो, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 1/4πε0 लैम्डा dl r² प्लस x²। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? x और हाइपोटेनस क्या है? √r² प्लस x²। इसमें सब कांस्टेंट है। 1/4πε0 कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, r कांस्टेंट, x कांस्टेंट। तो यहाँ बचेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। x कैसे कांस्टेंट है? क्यों? यह दूरी कांस्टेंट है। आप इस पर चार्ज कहीं भी लो, हर चार्ज के लिए यह दूरी क्या है? x जो है सेम ही है। तो यहाँ जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो। 1/4πε0 लैम्डा x अपॉन r² प्लस x² के पावर 3/2। यहाँ 1 है, यहाँ 1/2, पावर 3/2। और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका हो जाएगा? dl का। सिर्फ किसका? dl का। dl यानी इस पर के लेंथ का। इस पर के सारे के लेंथ को जोड़ोगे तो यह क्या हो जाएगा? 2πr। लेंथ कितना हो जाएगा? 2πr। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइनली आएगा वह आएगा 1/4πε0 लैम्डा x अपॉन r² प्लस x² के पावर 3/2 और यह 2π कैपिटल R। क्योंकि पूरे लेंथ को सिर्फ जोड़ना है, तो पूरे dl को, पूरे लेंथ को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2πr, सरकमफ्रेंस ऑफ ए रिंग। बस
यहाँ से अब इसको खाली हल्का सॉल्व कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा। पाई से पाई काट दिया, 2 से 2, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, नहीं ऐसा करते हैं, हाँ ये आसान हो गया। क्या हो गया कि लैम्डा गुने 2 पाई आर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ था गुने टोटल लेंथ, यह हो जाएगा चार्ज ऑन द रिंग। क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा गुने 2 पाई आर। तो उसके आधार पे अगर बनाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। क्योंकि यहाँ रिंग है उस पर टोटल चार्ज निकालना आसान है, पिछले वाले केस में इनफाइनाइट चार्ज था तो उस पर टोटल चार्ज निकालना आसान काम नहीं था। अभी क्या है, टोटल चार्ज आप रिंग का निकाल सकते हो, वह क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ गुने टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ रिंग का क्या होगा 2 पाई आर। तो यह आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्पेशल केस, देखें इसका स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एट दिस सेंटर देखोगे तो x बराबर क्या होता है 0, दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 क्या हो जाएगा 0। एंड ऑल्सो x बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। नीचे x का ऑर्डर क्या है 3 है, ऊपर x का ऑर्डर 1 है, तो हायर ऑर्डर नीचे है और x का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो ऊपर इन्फिनिटी का लोअर ऑर्डर, नीचे इन्फिनिटी का हायर ऑर्डर, तो यानी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो भैया सेंटर पर भी 0 है, इन्फिनिटी पर भी 0 है। देखो ना यहाँ इन्फिनिटी x का पावर, बाकी को भूल जाओ इन्फिनिटी के सामने, x स्क्वायर है तो कटेगा तो क्या हो जाएगा x क्यूब, ऊपर x है नीचे x क्यूब, यानी ऊपर इन्फिनिटी है नीचे इन्फिनिटी का क्यूब, तो नीचे वाला बहुत बड़ा हो गया ना, तो उसे डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सेंटर पर भी 0 है, इसका मतलब बीच में कहीं मैक्सिमम होगा, बीच में कहीं क्या होगा मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट सम x, किसी x पर यह मैक्सिमम होगा। एंड दैट इज, वह x का वैल्यू आप डिराइव करोगे वह आएगा r/√2। इस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैक्सिमम होता है और उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड दिस किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमा होगा, आपको d/dx बराबर क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा, d/dx बराबर 0। तो d/dx अगर 0 करोगे तो गौर से देखो यहाँ जो कांस्टेंट चीज़ है उसको हटाओ, यह सब कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, इसको आपको 0 करना है। तो u/v पे करो, तो u/v पे करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, v बाहर, इंटीग्रेशन किसका dx x का, फिर माइनस एक बार x बाहर, फिर डिफ्रेंशिएशन किसका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, यह 0 हो जाना चाहिए। यह क्या होगा 0, क्योंकि नीचे में भी स्क्वायर आता है तो वह तो 0 के साथ मिलके 0। तो यह देखो 0 कब होगा, अब देख लो यहाँ पे क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx/dx 1, ठीक है, माइनस x और उसका डिफ्रेंशिएशन, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले इसको एक टर्म जैसा मानो चेन रूल से, तो यह हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसमें से एक पावर घटा दो, तो 3/2 में से एक घटा दोगे तो -1/2, और फिर उसके अंदर में, तो अंदर में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x, यह 2 से 2 कट गया, यह बराबर 0। अब यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 अगर कॉमन ले लेते हो तो यहाँ बचता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 माइनस इधर बच जाता है 3x² बराबर 0।
सॉरी, यहाँ पे पावर 3/2 था, यहाँ पावर क्या है 3/2, तो 1/2 कॉमन लेते हो तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो r² + x² और यहाँ -3x² बराबर 0। बस, तो यह उधर जाके 0 हो जाएगा, यानी यहाँ आ गया r² प्लस ये -3x² यानी -2x² बराबर 0। 2x² इक्वल टू r², x² बराबर r²/2 यानी x बराबर r/√2। यही वह वैल्यू है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, आज का लेक्चर में थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कंटिन्यूअस चार्ज। इस वीडियो को आप एक बार पुनः देख लीजिएगा और जो भी दिक्कत हो आप हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरू करेंगे। बाय बाय।